सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। गुज़िश्ता 2-3 दिन काफ़ी ख़बरों के लिहाज से अहम थे और इस साल के चंद बड़े फ़ैसलों में से एक फ़ैसला भी आया है। जनरल रिटायर्ड फैज़ अमीर जो किसी ज़माने में मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक होते थे, उनकी मर्ज़ी से बड़े बड़े सियासी फ़ैसले होते थे और उन्हें कोर्ट मार्शल की सज़ा सुनाई गई और 14 साल की सज़ा हुई और नून लीग ने इस फ़ैसले से बड़ी खुशी का इजहार भी किया। उसे ये कहा जा रहा है कि ये मकाफ़ात अमल है, लेकिन क्या इस फैसले के बाद एहतसाब का अमल रुक जाएगा? क्योंकि नवाज शरीफ तो अब भी माजी को नहीं भूले और वो फैज़ अमीर के साथ साथ दीगर शख्सियात के एहतसाब का भी मुतालबा कर रहे हैं। जनरल फैज़ के अलावा कौन है? जनरल बाजवा हैं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं, जस्टिस रिटायर्ड आसिफ सईद खोसा है। फैज़ अमीर के अलावा के ख़िलाफ़ तो इदारे ने कार्रवाई कर ली, लेकिन क्या नून लीग की हुकूमत जजेस के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ ने भी फिर एहतसाब की बात की। अब ये सिलसिला कहाँ ख़त्म होगा? कौन सी आम शख्सियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, इससे बात करेंगे। लेकिन कल नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की कुछ रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा फ़िज़ा अच्छी है, इसलिए नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। बड़ा ज़ूमानी जुमला है, पॉलिटिकली करेक्ट भी लग रहा है। मेरिट पे उन्होंने बहुत ज़ोर दिया कि इंतखाबी टिकट्स की तकसीम के लिए मेरिट का नफाज बहुत ज़रूरी है और गुज़िश्ता चंद दिनों में ये इनकी दूसरी मीडिया अपीयरेंस थी, जबकि माजी करीब में बहुत कम ऐसा हुआ कि वो महीनों में भी मीडिया में नज़र नहीं आए थे। क्या एनी हाउ नवाज शरीफ दोबारा एक्टिव होने जा रहे हैं? क्या वो अवाम में भी जाएंगे? और क्या नून लीग की कोई ऐसी सियासी हिकमत अमली होगी जो उनको कोई नया नैरेटिव बनाने में भी हेल्प करेंगी? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब, ही एनालाइजेस ब्रिलियंटली। हाफिज़ एहसान खोकर साहब माहिर कानून है, प्रोग्राम में ज्वाइन करें। मादिन निज़ामी सीनियर एनालिस्ट है और मिलिट्री मामलात पे, चाहे वो दिफा हो या दूसरे मामलात, बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब, आपसे शुरुआत करूँगी। आपने ख्वाजा आसिफ की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। आपको लगता है कि फैज़ अमीर के पास मज़ीद लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और एक मोमेंटम जो सेट हुआ है उसी के मुताबिक होगी? क्योंकि हमने माजी में देखा कि जब बड़े बड़े फ़ैसले आते हैं तो एक थॉ हो जाता है, एनी हाउ डिप्लोमेटिकली या किसी प्रेशर की वजह से। लेकिन हम ये देखेंगे आपके मुताबिक कि मोमेंटम बरकरार रहेगा और बाकी लोग में इसी स्पीड से इसमें इन्वॉल्व होंगे। जी, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे से, कम से कम पिछले 15-20 साल से हमने कुछ ऐसे तबकात, कुछ ऐसे दफातर, कुछ ऐसी रियासत के अंदर पोजीशंस क्रिएट कर दी जो अपने वक्त पे जो कर लें, जो भी काम कर लें, उनके कानून ने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अंदर नेचुरली इस वक्त तो हम क्योंकि जनरल फैज़ की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर फ़ौजी अफसरान शामिल हैं जिनके ख़िलाफ़ माजी के अंदर कोई ऐसी मुस्बत कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जो भी कानून की खिलाफ वर्जियाँ की और मुख्तलिफ अदवार में कभी एक सियासी जमात ने किसी एक अफसर के ख़िलाफ़, कभी माजी में नवाज शरीफ साहब ने जनरल पाशा के ख़िलाफ़, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने किसी और के ख़िलाफ़ बात की, उससे पहले PTI ने किसी और के ख़िलाफ़ बात की। और हमने देखा कि हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स जनरल असद दुरानी जैसे लोगों की शामिल हैं। हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का असगर ख़ान वाला केस शामिल है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद डायरेक्शन दी कि उस वक़्त के आर्मी चीफ़ और DGISI के ख़िलाफ़ FIA इंक्वायरी करके मुकदमात और दीगर चीज़ें करे, लेकिन इन तमाम चीज़ों पे माजी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बहुत अच्छा है कि ये जमहूर टूटा कि कोई भी शख्स हो, वो कितनी भी ताकत और पोजीशन के ऊपर हो, अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कानून का मुनासिब एक्शन होगा। मेरी दो इस्तदाएँ इसके अंदर आपकी इजाज़त से। एक ये कि ये बात सिर्फ फ़ौज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हमारे ये इस तरह के तबकात फ़ौज के अलावा भी मौजूद हैं। आप देखती हैं कि तमाम पाकिस्तान इस बात पे एग्री करता है कि कुछ कहते हैं 2024 का इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, कुछ कहते हैं 2018 का नहीं हुआ, कुछ कहते हैं 2013 का नहीं हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन आज तक कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी इलेक्शन कमीशन के शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हम सब इस बात से एग्री करते हैं कि अदालतों ने बड़ी ज़्यादती की, बड़ी मुदाखलत की। कोई इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में बात करता है, फ़ाइज़ साहब के बारे में पूरा मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर 209 के अंदर रेफरेंस किया। इफ्तिखार चौधरी साहब के पर्सपेक्टिव के अंदर अरसलान इफ्तिखार साहब की करप्शन के ऊपर पूरा मुकदमा चलने की कोशिश की गई, लेकिन कोई
किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, किसी हाई कोर्ट के जज को पिछले 15-20 साल के अंदर इस तरह की करप्शन या दीगर चीज़ों के ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं हुई। इसी तरह सिर्फ यहाँ तक मुहित नहीं है ये बात, हम देखते हैं कि सियासत के अंदर, सियासत क्या, ताकत के अंदर जो लोग पैसे वाले होते हैं, असर वसूक वाले होते हैं। कराची के अंदर अभी एक एग्जांपल हमने देखी पिछले दिनों के अंदर कि एक खातून ने एक बाप और बेटी को नीचे दे दिया, उनको रिहा कर दिया गया। अभी इस्लामाबाद के अंदर रिसेंटली एक इस तरह का इवेंट हुआ जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोयटा में आपको याद होगा कुछ साल पहले एक अचकजई नामी MPA साहब ने, हम सब ने CCTV फुटेज देखी, उन्होंने एक ट्रैफिक वार्डन को उनकी गाड़ी ने रोन दिया, उनकी एक्विटल हो गई। हमने कुछ तबकात ऐसे क्रिएट कर दिए अपनी सोसाइटी में, ख्वाह वो जुडिशरी में हो, ख्वाह वो सियासत में हो, ख्वाह वो आर्मी में हो, ख्वाह वो दीगर जगहों पे हो, जिनको हमने अब बस मावराए कानून कर दिया। उनको बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन एक कम्युनिटी क्रिएट हो गई। बहुत अच्छा है कि ये जमहूर टूटा। जो कार्रवाई जनरल फैज़ से शुरू हुई वो सिर्फ फ़ौज के अंदर नहीं, तमाम तबकात पे, ख्वाह वो जुडिशरी हो, ख्वाह वो बिजनेसमैन हो, ख्वाह वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हों, वो तमाम लोग जो कि अपनी पोजीशन की वजह से एक इम्यूनिटी इंजॉय करते थे, अल्लाह करे ये जमहूर टूटे और पाकिस्तान में जिसने जो कानून की खिलाफ वर्जी की है उसको उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे अल्लाह दिता को ट्रीट किया जाता है। हाफिज़ साहब, ये जो साद रसूल साहब बात कर रहे हैं, जब ये फ़ैसला आया तो मेरा इसको देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मैं उन लोगों से पूछूं कि उनको लग कैसा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्टिस शौकत सिद्दीकी, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जर्नलिस्ट और कुछ और लोग भी जिनके मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके नाम लिए जाएं, लेकिन उन्होंने मुझे अपने रद्द-ए-अमल बताया। आप यकीन करें कि उनके सबके जवाबात में एक चीज़ कॉमन ये थी कि कोई भी शख्स कितना भी पावरफुल हो जाए लेकिन उसमें खौफ खुदा होना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये बात करना ज़रूरी है। माजिद, आपकी तरफ आऊँगी। हाफिज़ साहब, मैं आती हूँ कुछ देर में आपकी तरफ। माजिद, बताइएगा आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है और आप इसको एक सिग्निफिकेंट मूव समझते हैं और ये एक ऐसा माइलस्टोन है जिसके बाद पाकिस्तान में डायनामिक्स ही चेंज हो जाएंगी एहतसाब की। और ये भी बताइएगा कि मामला आपको लगता है कि किसी और अदालत में जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। मेरे लिए ये इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि इसमें दो ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया गया है जो इससे पहले नहीं हुई, जिसमें हम ये देखते हैं कि मिसयूज़ के बारे में बताया गया है, ये कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना। ये दो ऐसे मामलात हैं कि जिनके ऊपर माजी में कई दफ़ा बहस भी हुई, इल्ज़ामात भी लगे मुख्तलिफ़ अफराद पर, मुख्तलिफ़ इदारों पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और इसलिए ये सिग्निफ़िकेंट है कि ये दो मामलात पहली मरतबा इनको एड्रेस किया गया है और इस हवाले से कार्रवाई की गई है। तो ये बिल्कुल एक खुशाइंद अमल है और मुस्तकबिल में भी इस मामले के अंदर जहाँ जहाँ भी कोताही नज़र आएगी तो इम्कान यही है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस हवाले से ये मामला बहुत अहम है। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि जिस तरह इसको लिंक किया जा रहा है कि कुछ मामलात ऐसे भी हैं कि जो दीगर मामलात से मुंसलिक हैं और उसमें ऑफ कोर्स तहरीक इंसाफ और 9 मई का मसला मौजूद है। इस बयानिए में या इस प्रेस रिलीज़ के अंदर अगरचे 9 मई का तज़किरा नहीं किया गया, लेकिन इससे पहले ISPR की एक प्रेस रिलीज़ मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ से 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी। तो वो एक पुरानी प्रेस रिलीज़ के अंदर बाकायदा 9 मई और जनरल फैज़ हमीद के लफ्ज़ मौजूद हैं। तो इसलिए अब देखना ये है कि ऐसे कौन से नाकाबिले तरदीद शवाहिद होंगे जो अदालत में पेश किए जाएंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इससे तहरीक इंसाफ के बानी इमरान ख़ान और जनरल फैज़ हमीद का कनेक्शन अदालत में इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो ये बयानिया है कि 9 मई कारकुनों का गम व गुस्सा था, अपने लीडर के ख़िलाफ़ एक एहतजाज था उसकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़, लेकिन रियासत का, इदारों का, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, वो महज एक एहतजाज नहीं था बल्कि वो बगावत की एक साजिश थी। तो जब अदालत के अंदर ये मामला जाएगा तो उसके लिए फिर सबूतों की और ठोस। अच्छा माजिद, एक और सवाल ले लीजिए कि जैक ब्रांच में जनरल फैज़ हमीद खुद भी काम करते रहे हैं, वो भी लोगों का कोर्ट मार्शल करते रहे। एस्टेब्लिश हो जाता है सारा मामला तो फिर इसका पाकिस्तानी सियासत के ऊपर भी बड़ा असर होगा। ठीक है, एक सवाल ले लें माजिद।
जैक ब्रांच में ख़ुद भी काम करते रहे जनरल फैज़ साहब, और वो लोगों के कोर्ट मार्शल्स करते रहे, और ये टेक्निकली बड़ी अहम ब्रांच होती है फ़ौज की, और अब उन्हीं का केस वहाँ पे है। तो ये भी बहुत मानी खेज़ बात है, और ये पहली दफ़ा तो नहीं है कि जनरल फैज़ का नाम पॉलिटिकली रिलेट हो रहा है। 9 मई से बहुत पहले भी नवाज़ शरीफ ने 2020 में भी उनका नाम लिया, जनरल बाजवा का भी नाम लिया, फिर नजफ़ हमीद जब उनके भाई का केस सामने आया 2024 मार्च में, तब भी वो एक पॉलिटिकल एफिलिएशन के तहत ही सामने आया, उनके ऊपर बाकायदा करप्शन के केसेस थे। 2022 में जनरल फैज़ एक इवेंट पे PTI के एक मेंबर के साथ खड़े हुए थे और उनकी सियासत की तारीफ़ कर रहे थे। तो और बहुत से ऐसे ऑल इज़ वेल से पहले बहुत सारे ऐसे उनकी इंटरेक्शंस हैं जो ये इस्टेब्लिश करती हैं कि वो पॉलिटिकली कनेक्टेड तो थे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये कि वो सब अब इतना रेलेवेंट क्यों हो गया है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन कमांड एंड और परसेप्शन टुवर्ड्स डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम, और पाकिस्तान बीइंग अ हार्ड स्टेट, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये सब सोच रहे हो कि वो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। और इसकी जो टाइम लाइन है, जब हम वो चेक करते हैं TLP के धरने से लेकर और उसके बाद जितने भी मामलात हुए, टॉप सिटी का केस है, तो ये चीज़ें पिछले 5-7 साल से डिस्कस तो हो रही थी, कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में हो रही थी, कहीं जो है वो आवाज़ बुलंद पॉलिटिकल लीडर इसके ऊपर इख्तलाफ का इजहार कर रहे थे। लेकिन मामला फिर वही है कि जब कोई चीज़ अदालत में जाती है तो वहाँ पर जो कोर्ट प्रोसेस है वो एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है, और वहाँ पर चीज़ों को प्रोसिक्यूशन की जानिब से या इसकी जानिब से इन चीज़ों को बताया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। तो अदालती कार्रवाई और पॉलिटिकल मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो इसलिए 9 मई के केसेस में भी हम ये देख रहे हैं कि 2 साल हो चुके हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर सज़ाएँ भी हुई हैं, लेकिन वो सारे मुकदमात बहुत सुस्त रवि का शिकार हैं। और अदालती प्रोसेस के अंदर जो मुश्किलात पहले अवाम फेस करते थे, अब वो रियासत को और हुकूमत को भी फेस करनी पड़ रही है। तो अदालती निज़ाम का जो एक मामला है वो डिफरेंट है। जब अदालत के अंदर कोई चीज़ जाएगी तो उसका एक सेपरेट प्रोसेस है जहाँ पे इन चीज़ों को साबित करना होगा। ये बात ठीक है जी माजिद, प्लीज़ आई होल्ड यू है। साथ में 2 सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि कंफर्टेबली अदालत की तरफ मामला जाएगा? सेकंड ऑप्शन है फैज़ हमीद के लॉयर्स के पास, और दूसरा ये कि नवाज शरीफ ने कल कश्मीर और गिलगित के पार्टी के रहनुमाओं से बात करते हुए कहा कि फ़ज़ा बहुत खुशगवार है और वो कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे। तो ये जो उनका कॉन्फिडेंस है, ये मौजूदा डेवलपमेंट्स की वजह से आया? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस किस वजह से आया, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ फैज़ हमीद साहब का नाम नहीं लिया। कम से कम नवाज शरीफ साहब के पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम सिर्फ बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जिससे एग्रीव्ड हैं, अगर हम उनको छोड़ भी दें, तो नवाज शरीफ साहब तो माजी में जनरल पाशा का भी नाम ले चुके हैं। वो कहते हैं कि वो उन्होंने भी इसके अंदर फैसिलिटेशन की, मुदाखलत की सियासत के अंदर। वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम का भी नाम ले चुके हैं, वो दीगर DJISIS का भी नाम ले चुके हैं। इसी तरह दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ और मुख्तलिफ अफसरान का नाम ले चुकी है। तो ये कहना कि नवाज शरीफ साहब की पूरी विश लिस्ट में ग्रांट की जाएगी या हो सकेगी, ये तो मैं नहीं जानता। आई एम श्योर कि इदारा इसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। जो आपने अपेलेट प्रोसेस की बात की, मैं उसमें थोड़ी डिस्टिंक्शन क्रिएट करूं। जो मुतल्लिका हमारे सामने एविडेंस तो है नहीं, हमने ISPR साहब की जो प्रेस रिलीज़ है वो सुनी। उस प्रेस रिलीज़ के अंदर जहाँ पे दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन का तज़किरा है जनरल फैज़ के पर्सपेक्टिव में। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, और क्योंकि जनरल फैज़ DJISI रहे हैं, इस वजह से जो एक्चुअल मेरिट्स हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, जो एविडेंस है, वो तो शायद मंजर आम पे कभी भी ना आए। उसके अंदर तो ममानत है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो चीज़ें होती हैं उनको पब्लिकली डिस्क्लोज़ किया जा सकता है, ना डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन हम अज्यूम ये करते हैं कि उसके अंदर बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो ये अपेलेट प्रोसेस कैसे चलेगा? अपेलेट प्रोसेस के 2 तरीके, मेरिट्स के ऊपर कि क्या शवाहिद की बेसिस पे जो कानूनी सज़ा दी गई, क्या वो दुरुस्त है या शवाहिद को प्रॉपर नहीं अप्रिशिएट किया गया, मेरिट्स पे फैसला ये हमारी रेगुलर अदालतों में नहीं जाएगा। आर्मी एक्ट 1952 के नीचे एक अपना अपेलेट प्रोसेस है, जिसके अंदर फैज़ हमीद साहब एक कोर्ट ऑफ अपील मेरे ख्याल में होती है, अगर मैं इस पर दुरुस्त नहीं कह रहा तो कोई मेरी तौसीह कर सकता है। एक कोर्ट ऑफ अपील होती है, उसके सामने एक अपील फाइल कर सकते हैं, और इवेंचुअली आर्मी चीफ के पास पार्डन या कम्यूट करने की पावर होती है। लेकिन ये है मेरिट्स की बात।
अगर फैज़ हमीद साहब मेरिट्स के अलावा, हमने माजी के FGCMs में देखा कि जिसको भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में FGCM के अंदर सज़ा हो जाए, अगर वो मेरिट्स के अलावा ड्यू प्रोसेस की किसी ग्राउंड के ऊपर चैलेंज करना चाहे, ड्यू प्रोसेस की ग्राउंड का मतलब ये है कि वो मेरिट्स के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहा है कि जी ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, मेरे गवाहान की गवाही नहीं हुई, या मुझे जरा का इख्तियार नहीं दिया गया, हक नहीं दिया गया, या मेरे वकील पेश नहीं हो सका, या मुझे मर्जी का वकील नहीं कर, ये जो ड्यू प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर किसी वजह से फैज़ हमीद साहब ये कहते हैं कि मेरा ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, तो उस ड्यू प्रोसेस को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट और आगे हाई कोर्ट के बाद आईनी अदालत मौजूद है। लेकिन अगर वो मेरिट्स पे, शवाहिद की बेसिस पे कि जिन शवाहिद पे मुझे सज़ा दी गई है वो गैर मौजू हैं, अगर वो उसकी बेसिस पे कोई चैलेंज फाइल करना चाहते हैं तो इंटरनल डिपार्टमेंटल अपील होगी, और अगर वो ड्यू प्रोसेस की बेसिस के ऊपर कोई चैलेंज फाइल करना चाहते हैं तो फिर मुकदमा उस हद तक हाई कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा। ठीक है साहब, आपका ये जवाब आ गया, इसके ऊपर मुझे रद्द-ए-अमल लेने हाफिज़ साहब का। हाफिज़ साहब, आप एग्री करते हैं कि ये जो ड्यू प्रोसेस है कंफर्टेबली करेंगे फैज़ हमीद के लॉयर्स, और जो हाई कोर्ट की ऑप्शन है उनके पास उस तक पहुँच सकेंगे? और दीगर कुछ ये है कि 1968 से जब से ये अमेंडमेंट आई है कि सिविलियंस का या रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स का ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर या उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, उस वक्त से लेके 2025 में आई है, कभी भी स्ट्राइक डाउन जो है इस बुनियाद पर उस ट्रायल को नहीं किया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। क्योंकि 2017 के अंदर एक सैयद जमान की जजमेंट आई थी, उसके अंदर ये बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है कि जब कोई भी चीज़ जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास आती है तो वो उन सारी चीज़ों को देख सकती है जो उस केस से रिलेटेड है, और उसकी जजमेंट को जो जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर एक मैटर गया था गिलभूषण वाला, तो उन्होंने सारा पाकिस्तान का मिलिट्री लॉज था उसको ICJ एनालाइज किया और कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो फॉलो होता है, लेकिन एक एक्सटर्नल राइट ऑफ अपील जो है वो मिलना चाहिए। अब इस केस के अंदर ये है कि जितना भी आपका 15 माह का एक प्रोसेस जो है वो गुजरा है, उसके अंदर पूरा राइट मिला है क्रॉस एग्जामिनेशन का। 90 के करीब उन्होंने खुद विटनेसेस साइट किए थे, जिसमें 3 सिर्फ उनकी तरफ से आए हैं। उसके बाद ये है कि जो प्रोसिक्यूशन थी वो अपने विटनेसेस लेके आई है, जिन 4 एलिगेशंस के ऊपर था, चाहे वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है या पोस्ट रिटायरमेंट उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है या रॉन्गफुल लॉस है या गवर्नमेंट रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल है। जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है या सेक्शन 25 है या 26B पाकिस्तान आर्मी एक्ट है या सेक्शन 40 या 52 या 55 या 59 के अंदर जो जाके उन्हें 14 साल की सज़ा आई है, तो मैं ये समझता ये हूँ कि हाँ एक चीज़ ऐसी है कि वो ये है कि इस प्रोसेस के अंदर जो अगली चीज़ जाएगी वो ये है कि जितनी देर तक आर्मी चीफ इस सेंटेंस को कंफर्म नहीं करेंगे उतनी देर तक जो अगला प्रोसेस है वो राइट ऑफ अपील जो आर्टिकल 133B के अंदर मौजूद है उसे इन्वोक नहीं किया जा सकता। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक्ट ये कहता है कि जब आपका ट्रायल या कोर्ट मार्शल मुकम्मल होगा उसके बाद जो है आपकी जो कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या उसने किसी को जो अथॉरिटी दी होती है वो उसको कंफर्म करता है। उसके बाद जो है वो आप अपील जो है वो 40 दिन के अंदर कर सकते हो। जिस दिन उसको कंफर्म किया जाता है उस दिन के बाद उनकी कस्टडी का फैसला किया जाता है। जो आर्टिकल सेक्शन 169 है पाकिस्तान आर्मी एक्ट का है कि इन्हें हमने मिलिट्री डिटेंशन के अंदर ही रखना है, मिलिट्री कस्टडी के अंदर ही रखना है, या हमने इनको सिविलियन कस्टडी के अंदर जो है वो रेगुलर जेल्स के अंदर भेज देना है। और उसके बाद जो है जो उनकी अपील जो है वो सुनी जाती है और अगर वो मुतमिन नहीं होते तो उसके अंदर फिर ये है कि वो आर्टिकल 199 के नीचे जो है वो 2 ग्राउंड्स पे जा सकते हैं। हाफिज साहब ये भी प्रिसाइजली बताइएगा, आपने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि क्या फॉरेन फंडिंग केस का भी दोबारा खुलने के चांसेस हैं? वेरी शॉर्टली। नहीं बतूल इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जो आपके सामने चीज आई है वो ये आई है कि 2 एलिगेशन। मैं PTI की बात कर रही हूँ, PTI के केस की बात कर रही हूँ हाफिज साहब। नहीं PTI का तो इस केस से ताल्लुक ही नहीं ना। फॉरेन फंडिंग है तो मामला ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको एडजुडिकेट कर लेता है तो या आप उसके फंड्स जो है वो सारे के सारे कॉन्फिस्केट कर लेते हैं और उसके बाद जो भी आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अगर उन फंड्स की वजह से जो है उस मुल्क के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है या पॉलिटिकल जो आपकी मैनिफेस्टो था उससे हट के आप निकलते हैं तो लॉ के अंदर। ठीक है हाफिज साहब आपका जवाब आ गया। अच्छा साहब मुझे प्रिसाइजली आपसे इसके ऊपर कमेंट चाहिए कि आपको लगता है कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ आदम आप गवाह बनेंगे?
देखिए, मैं नहीं जानता कि वो वादा गवाह बनेंगे नहीं बनेंगे। 15 महीने से कम ये इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल का प्रोसेस चल रहा था। लाइकली ज़्यादा ये था कि इस पीरियड में वो बन जाते। लेकिन अगर वो बन जाएं या वो बन गए हों, तो मेरी स्टेट से इतनी सी गुजारिश है कि फ़ौरन उस एविडेंस को मंजर आम पे लेके आएँ, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई का केस है, सिर्फ इमरान खान साहब की हद तक बात कर रहे हैं। और ये कहने से पहले मैं केयरफुली ये गुजारिश करूं कि जो भी 9 मई में मुलव्वस था, हम चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा मिले। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर जो इस वक्त 9 मई का केस है, ये मैं नहीं कह रहा, ये लाहौर हाई कोर्ट ने जब बेल दी तो उन्होंने ये बात अपने ऑर्डर में लिखी कि इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई का केस 2 पुलिस वालों की गवाही पे है, जो एक कह रहा था कि मैं टेबल के नीचे पता नहीं तौलिया लेके छुपा हुआ था, एक कह रहा था मैं पर्दे के पीछे खड़ा था। और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो दोनों पुलिस वाले उस दिन छुट्टी पे थे। तो इसी बेसिस पे लाहौर हाई कोर्ट ने बेल भी ग्रांट की थी। अगर कोई इससे मुस्बत एविडेंस है जो फैज साहब की गवाही से मैसर होती है, तो फ़ौरन उसको मंजर पे लाना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त ठीक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और अब मुझे ज्वाइन करें जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप ज्वाइन करें। बहुत अहम फ़ैसला आया जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, और फ़ौज के अंदर के एहतसाब के निज़ाम और इदारे में काम करने वाले लोगों के लिए ये कितना अहम है और मारी ख़ेज़ है, क्योंकि जब भी इस तरह के ट्रायल्स हमने माजी में देखे हैं तो उस 9 मई के एस्पेक्ट को निकाल के बात करी हूँ कि इस तरह के ट्रायल्स जब हमने माजी में देखे हैं तो उसमें सज़ाएँ तो बड़ी हुई हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद एक कंफर्ट आया है सज़ाओं में। तो लेकिन इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी इसमें कितनी अहम होती है? देखिए राजपूत, एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि द स्पिरिट बिहाइंड द होल ट्रायल। अच्छा, ये इसको ना हम जब कहते हैं ना कि जी इसको डिसीजन आया है या जो भी है, एक प्रोसेस का डिसीजन है, ये याद रखिएगा जी। इस फंडामेंटल जो चीज़ है वो प्रोसेस है कि आया वो प्रोसेस सही चला है कि नहीं चला। ये विम्जिकल तो नहीं है, कोई इंडिविजुअली किसी को टारगेट तो नहीं किया जाए या कोई और लार्जर सेंस नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तान की ज़्यादातर डिबेट्स इसी कॉन्टेक्स्ट में चली जाती है कि देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दिस। बट मिलिट्री को आप जरा मिलिट्री डिसिप्लिन को अलग रखें, और बाकी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं पाकिस्तान की, ये जो पोलराइजेशन का रिजल्टेंट है, उनको जरा अलग रखिए जी। तो प्योरली फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू, द होल थिंग इज थ्रू द प्रोसेस। इसका इतना लिवेरियस किस्म का प्रोसेस होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते जी। और उनको तो ये 15 months इसलिए कि जो भी वो विटनेस बुलाना चाहते थे, किसी को क्रॉस एग्जामिन करना चाहते थे, जो भी समरीज रिकॉर्ड हुई, वकीलों ने जो सवालात करने थे, क्रॉस क्वेश्चंस करने थे, वो ताकि 100%, क्योंकि अब जब ये आगे अपील में जाएगा आफ्टर द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो द होल प्रोसेस विल बी, इसको देखा जाएगा बाय द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट या जो भी लाइन में आती है, वो इसको प्रोसेस को देखेंगे क्या ठीक हुआ या नहीं। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं। लेकिन जनरल साहब ये वाजे कीजिएगा कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास अपील जाए तो उसमें भी प्रोसेस रिविजिट होगा, उसका क्या तरीका कार होगा? नहीं, वो तो आर्मी चीफ की डिस्क्रिशन है जी। वो सजा को कंडोन भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इसको इधर रख सकते हैं। और आई मीन जो उनको हुई अभी 14 years, इट्स अ ह्यूज पनिशमेंट। तो वो उनका प्रोग्रेटिव है, उनको एक। अच्छा, और ये बताइएगा कि जब 40 दिन के अंदर अपील फाइल सपोज ये करें और उसके बाद ये चीफ के पास जाएं, और फिर टेक्निकली चीफ को कितना टाइम लेना चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए? टाइम बात नहीं है, बट इन these cases, this is not a small case, this is a high profile case. तो चीफ जो है वो he will not take much of the time. ये नहीं हो सकता कि वो उसको बस पेंडिंग में छोड़ दें। और ये this is the difference between the military proceedings and FGCM, और उसके बाद जो military way of dealing with such issues होता है, वो he will take not much time जी, वो immediate decision देंगे। Because और with this personality, I know him very well जी, जो फील्ड मार्शल की पर्सनैलिटी, ही मस्ट बी वेरी क्लियर। जो भी उन्होंने करना है, he'll be clear and confident, और वो अपना डिसीजन लेंगे जी। वो उसके कोई
गिव एंड टेक तो होनी नहीं है ना, कोई उसके बाद उन्होंने कोई इससे मनूवर करना है या कुछ और करना है। वो आई मीन जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड होता है या जो बातचीत हो जाती है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम वी विल टेक डिसीजन, दिस आई कैन टेल यू। अच्छा जनरल साहब, ये मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप ज़्यादा इदारे को अच्छी तरह जानते हैं, और हम लोग एज अ थर्ड पर्सन अपनी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस की बेस पे सवाल करते हैं, और दिस इज़ वेरी क्रूशल व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग। फॉर एग्जांपल, अगर चीफ की तरफ से एक किसी स्पेसिफिक मामले पे माफ़ी आ जाती है, अब उसको लेट गो कर देते हैं, लेकिन 9 मई का मामला और म्यूटनी का मामला रिपोर्टेडली उस पर भी काम चल रहा है, तो क्या वो फिर ज़ेर ताब आएंगे और फिर एक सज़ा मुतवक्की है? ये मज़ीद इस पर कोई बात या प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत नहीं है? देखिए वो मामला तो अभी भी जो सजा हुई है ये 4 डिफरेंट मामलात पे हुई है जी, और आई एम श्योर कि जब ये डिटेल्स आ जाएंगी, मैंने तो नहीं देखी बट आई एम श्योर कि जो भी मामलात थे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जहाँ पे वायलेशन हुई, कहाँ पे उन्होंने मिस यूज किया अपनी अथॉरिटी को, और डिफरेंट चार्जेस के ऊपर उनको फिर एक कम्युलेटिव सजा हुई है जी। और डिफरेंट चार्जेस की डिफरेंट सजाएं होती हैं, कुछ की कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है, कुछ की कैपिटल भी हो सकती है, तो आई मीन उसका फिर एक कम्युलेटिव इफेक्ट आया जी। तो वो दैट विल टोटली बी अ सेपरेट, अगर उसकी सजा इतनी उनको होती है कि विच इज कवर्ड इन दिस पीरियड, तो ऑफ कोर्स दिस पीरियड इज ऑलरेडी स्टार्टेड, ये तो नहीं हो सकता कि उसको अलग सजा दी जाएगी, और वो प्रॉब्लली उसी दिन से फिर शुरू होती है जब से आपका ट्रायल आप अंडर आ जाते हैं, यू आर इन अंडर अरेस्ट, और आपकी ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो ये पीरियड भी उसमें शामिल है, बट उसको एक सेपरेट ही केस समझा जाएगा, अभी भी इनको सेपरेट किया जाएगा। तो आप मे बी हो सकता है किसी एक की वजह से समझ रहे हो कि जी इसको मुझे माफ कर देना चाहिए, स्मॉलर नेचर का है, हो सकता है कंडोन भी कर दे थोड़ी सी पनिशमेंट, बट बतूल दिस इज नॉट दी एक दिन हो या 14 साल हो, the spirit and the value of the decision जरा वो that is more important जी। ये तो नहीं है कि 4 साल अंदर है जी, 5 साल हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए। ठीक है जनरल साहब, एक और वाजे कीजिएगा बात। व्हेन आई स्पोक टू वन ऑफ द डिफेंस लॉयर्स, और दूसरी पार्टी से हम मौक़िफ़ को समझने के लिए जब हमने बात की, तो एक मुझे उनका जो भी उनका दलील या आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि माजी में फॉर एग्ज़ाम्पल जो एस्पॉइनेज के केसेस हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ये उनका कहना है कि यही सबसे हार्श केस होता है कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ जाएं, जासूसी करें, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सबसे हाईएस्ट जो क्राइम है वही आता है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है अकॉर्डिंग टू देम, और माजी में जो इस तरह के केसेस थे, जिन फॉर एग्ज़ाम्पल जिन जावेद इकबाल या असद दुरानी को भी बाद में इसमें डील किया गया, तो उन्होंने कहा जी 10 साल की सज़ा हुई, उसके बाद अपील में भी गए, और फिर 1-1.5 साल के बाद वैसे ही उन्हें कंफर्ट मिल गया। तो आप इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि जी वो डिस्क्रिशन है चीफ आर्मी स्टाफ की कि वो उसको कंडोन करना चाहते हैं तो कंडोन भी कर देंगे। फिर मैं राजपूत फिर मैं उसी तरफ ही बात करूंगा कि एक्चुअल स्पिरिट देखे ना जी, इट्स अ ह्यूज पनिशमेंट। आप और बहुत सी चीज़ें आपकी स्ट्रिप ऑफ हो जाती हैं, आपका रैंक आपसे ले लिया जाता है, आपके जो थोड़े बहुत जो आपको ऑफिशियल बेनिफिट्स मिले होते हैं वो भी आपसे ले लिए जाते हैं। इस लेवल पे और इस ह्यूज लेवल पे ये जो ग्रेस और ये जो चीज़ें होती हैं, दीज मैटर्स अ लॉट। और फिर आप ना आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले लेते हैं। हमारा एक फिर मुआशरे का भी एक वो इशू है, मतलब इशू तो नहीं है बट दिस इज हाउ आवर सोसाइटी इज मेड अप। जब आपको एक दफ़ा पनिशमेंट हो जाती है तो फिर यू कैन अंडरस्टैंड फॉर अ मिलिट्री सोल्जर उसका एक ही चीज उसका हॉलमार्क होता है, दैट इज द प्राइड। और जनरल साहब ये कंफर्म कर दें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि रैंक्स वापस नहीं लिए गए, तो ये इसके साथ ही हो जाता है जब इस तरह के मामला होते हैं। जब आपको पनिशमेंट होगी तो यू कांट यूज द रैंक दैट यू, आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। ठीक जनरल साहब, चूंकि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कुछ चीज़ें हैं लीगली जो रुकी हुई हैं, पेंडिंग में है, तो फिर अपील का मरहला कैसे आगे जाएगा? क्योंकि व्हेन आई स्पोक टू द अदर पार्टी, तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये चांसेस हैं कि लॉ चेंज हो सकता है, और लॉ चेंज होने के बाद मिलिट्री ट्रायल्स की नौयत बदली जा सकती है, तो अगर वो बदलती है तो वो जा सकते हैं, उनके पास सेकंड ऑप्शन है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर वो चीफ का इंतज़ार करें। बट माई पॉइंट इज़ दैट हाउ व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अपील विद दिस पेंडिंग थिंग इन द लॉ? ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स है, वो प्रोमलगेशन जब होगी अभी 11 तारीख को, तो वो उसकी प्रोसीडिंग्स तो कंप्लीट होने के बाद ही आपने पनिशमेंट दिया ना, तो एयर आफ्टर वो उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो तो एज फार एज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की वो कंप्लीट हो गई।
अब अगर उसमें कोई टेक्निकल हिच रह गई है या कुछ चीजें कम है तो दैट्स व्हाई अपील में जब जाएंगे तो कोर्ट फिर ऑर्डर कर सकता है जी कि जी आप इसको अपील के बाद भी कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपील के बाद ये कोर्ट्स में जाएंगे जी, हाई कोर्ट में जाएगा, हायर कोर्ट्स में जाएंगे, तो वो कह सकते हैं जी कि टेक्निकली ये प्रोसीडिंग्स करेक्ट नहीं है, इनको दोबारा किया जाए, फिर दैट कैन बी रीडन, या उसमें जो भी कमियां कोताहियां होंगी वो आइडेंटिफाई कर देगा जी कोर्ट। लेकिन जहां तक इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ताल्लुक है, इसकी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद ही पनिशमेंट अनाउंस की गई है और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ है। ठीक, जनरल साहब एक और हवाले से भी आपके जवाब चाहिए कि कल पुलिस चेक पोस्ट पर हमला हुआ, फिर फ्रीक्वेंटली हमने देख रहे हैं कि हम हमले हो रहे हैं और यूएन में भी मामला उठाया जा रहा है, तो क्या फिर मुज़ाकरात परमानेंट सोल्यूशन इसके नज़र आ रहे हैं या हम एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं? देखिए अब मैं जो आपका थोड़ा सा सवाल समझो कि जो हमले हो रहे हैं ये तो कंटिन्यू रहेंगे जी। परमानेंट सोल्यूशन इसका यही है कि जो आपने नेशनल एक स्टांस लिया है, डायलॉग, देखिए डायलॉग भी और वॉर ये दोनों एक ही पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा है जी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि डायलॉग शायद अलग चीज है और वॉर अलग चीज है, इनमें से आपने एक चूज करना हो। आप क्या डायलॉग करेंगे मुझे बताएं ना। हमने पाकिस्तान ने जितना डायलॉग को मौका दिया शायद ही दुनिया में किसी मुल्क ने दिया होगा, बट पाकिस्तान हैज विद देम टू ऑफर टू, फिर राजी होना चाहते हैं कि जी ठीक है अटक तक ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, या फिर आप तालिबान को कह दें कि जी ठीक है आप अपने तरह की जो शरीयत है वो इन रीजन्स में अप्लाई कर लें, तो यू हैव नथिंग टू ऑफर। ठीक है जलसा वेरी शॉर्टली आइन के नीचे आए और वापस आके अपना तरीके से रहे एक स्टेट के अंदर, उस पे कोई माफी तलाफी हो सकती है, बट अगेन विद दिस प्रेजेंट सेटअप उसमें भी इनको लीगल कोर्स से तो गुजरना पड़ेगा। और काइनेटिक ठीक है जल साहब प्रिसाइजली आई हैव टू वाइंड अप प्रिसाइजली ईरान अब अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है कतर और सऊदी अरेबिया और टर्की की नाकाम कोशिशों के बाद, तो फिर इससे कोई फर्क पड़ेगा? ईरान में भी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही हैं अफगानिस्तान को लेके, पहले भी मीडिएट, देखिए जब भी फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं ऑफ कोर्स दे हैव लीवरेजेस, उनका किसी न किसी जगह पे लीवरेजेस होती हैं। सेकेंडली डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ेगा कि अभी सऊदी अरेबिया ने भी, ये मुस्लिम ममालिक है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।